आज की क्लास में अपन ओमिशन स्टडी करेंगे। ओमिशन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं अननेसेसरी रिमूव कर दिए जाते हैं। देखिए ये बुक है आपका, ये कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश विद एक्सरसाइज, ये इसके राइटर है और लॉन्गमैन पब्लिकेशन है। इसका पेज नंबर है इसका 56। पार्ट 2 है, ये देखिए। ओमिशन ऑफ देयर एज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड। डोंट से ये मत कहना वंस लिव्ड अ ग्रेट किंग। तो इसमें इस सेंटेंस में होगा क्या, देयर का यूज होगा, देयर से स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस, ये आपका एडवर्ब है। और देयर का यूज होगा देयर वंस लिव्ड अ ग्रेट किंग। अब यूज ये स्टार्ट क्यों होता है सेंटेंस, किसी भी इंडेफिनिट नाउन की एग्जिस्टेंस फर्स्ट टाइम एज अ इंट्रोडक्शन यूज किया जाए या उसकी एग्जिस्टेंस बताई जाए फर्स्ट टाइम, तो हम देयर से स्टार्ट करेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन द। तो द वंस लिव्ड अ ग्रेट किंग होगा क्या, जैसे देयर है आपका, ये देयर हो गया। अब देयर के बाद आपका वर्ब आएगी, जैसे इज आर एम कोई ले लीजिए, उसके बाद आपका यहाँ नाउन फ्रेज आ जाएगा। तो अगर आपका इज आर एम जैसे नहीं है, एम तो आएगा नहीं, अगर आपका जो है या इज आर या वॉज वर नहीं है, कोई मेन वर्ब यूज हो रही है, जैसे यहाँ पर लिव्ड है आपका, तो आपका देयर से स्टार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये इंट्रोडक्शन किया गया है उस एक किंग का, तो देयर से स्टार्ट होगा वो सेंटेंस। तो इसमें ये लिखा हुआ है डोंट से, ये ना कहें वंस लिव्ड अ ग्रेट किंग, सेंटेंस सही होगा वंस देयर ये हो सकता है, या देयर वंस लिव्ड अ ग्रेट किंग, ये दोनों सही है। यानी या तो ये आपका सेंटेंस सही है और या आपका ये सेंटेंस सही है। तो वंस देयर लिव्ड अ ग्रेट किंग ये सही है, और या तो आपका ये सही है, देयर वंस लिव्ड अ ग्रेट किंग। क्लियर है। देखिए इन्होंने नीचे नोट कुछ दिया है, use the adverb there to introduce the subject of a sentence in which the verb stands before the subject। हम there का यूज करेंगे अगर सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रही हो, जैसे ये स्टार्ट, ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब आ रही है। नेक्स्ट है आपका ओमिशन ऑफ हाउ आफ्टर द वर्ब टू नो। ओमिशन ऑफ हाउ, हम हाउ को रिमूव नहीं करेंगे जब नो के बाद आपका टू इन्फिनेटिव आ रहा हो, तो हाउ का यूज जरूर करेंगे। देखिए सी नोज हाउ टू प्ले द पियानो, इसमें लिखा हुआ है कि सी नोज हाउ टू प्ले द पियानो, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, ये गलत है आपका। डोंट से ये सेंटेंस ना बोलें, सी नोज, देखिए ये वर्ब है, इसके बाद टू इन्फिनेटिव नहीं आएगी। देखिए सी नोज टू प्ले द पियानो इनकरेक्ट है आपका, she knows how to play the piano, ये करेक्ट है। देखिए नोट दिया है आफ्टर द वर्ब टू नो द एडवर्ब हाउ ऑलवेज कम्स बिफोर एन इन्फिनेटिव। हमेशा जो इन्होंने बोला है कि ऑलवेज कम्स बिफोर एन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के पहले जरूर आएगी आपकी ये। क्लियर है। नेक्स्ट ओमिशन ऑफ अदर आफ्टर अ कंपैरेटिव। कंपैरेटिव के बाद आपका ये जो अदर है वो यूज होगा, जैसे इसमें इन्होंने दिया है डोंट से होमर वॉज ग्रेटर देन ऑल द ग्रीक पोइट्स। अब यहाँ पर देखिए होमर जो है सभी ग्रीक पोइट्स से महान था। तो होमर, अगर हम यहाँ पर होमर कोई एक पर्सनल व्यक्ति, वो सभी ग्रीक पोइट से महान था, तो उसके ही बारे में बात कर रहे हैं, होमर के ही बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो है पोइटों से महान था। लेकिन होमर आपका कौन था, होमर भी एक पोइट था, तो बाकी अदर आपके पोइट से उनसे महान था। तो हम यहाँ पर पोइट की बात कर रहे हैं, होमर यहाँ पर पोइट है आपका, तो हम क्या यूज करेंगे, अदर ग्रीक पोइट्स। देखिए
सिंस, क्योंकि सिंस होमर वॉज अ ग्रीक पोइट, होमर जो है एक ग्रीक पोइट था, और द फर्स्ट सेंटेंस मेक्स हिम ग्रेटर देन हिमसेल्फ, तो जो पहला सेंटेंस है वो ये बताता है कि वो जो है एक नॉर्मल व्यक्ति था और पोइटों से जो है महान था, जबकि वो क्वालिटी आपकी क्या है कि वो आपका पोइट था और बाकी अदर पोइट से वो महान था। तो अपन इसमें क्या यूज करेंगे, अदर का यूज करेंगे, अदर को रिमूव नहीं करेंगे, तो सेंटेंस आपका ये करेक्ट होगा। यानी ये कहिए होमर वॉज ग्रेटर देन ऑल द अदर ग्रीक पोइट्स, ये नहीं होगा, ये जर्नल में हो जाएगा फिर। नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ बिफोर इन कंपैरिजंस, हम जो है बिफोर को रिमूव नहीं करेंगे कंपैरिजंस में। देखिए डोंट से ये मत कहना, आई हैड नेवर सीन सच अ थिंग, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। अब ऐसी चीज यानी जितनी भी मैंने चीजें देखी है उनसे ये चीज मैंने कभी नहीं देखी उनमें से, यानी एक तरफ बाकी सभी चीजें और एक तरफ ये, तो कंपैरिजन किया गया है। तो ये चीज मैंने पहली बार देखी है, यानी इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी, तो कंपैरिजन है आपका। आई हैव नेवर सीन सच अ थिंग बिफोर, तो बिफोर का यूज जरूर होगा, यानी उससे पहले मैंने वो चीज कभी नहीं देखी थी, तो बिफोर लगाओ, यानी आपने फर्स्ट टाइम वो देखी और उसके पहले कभी नहीं देखी, तो आप बिफोर का जरूर यूज करना। ये पास्ट परफेक्ट है आपका। प्रेजेंट परफेक्ट में भी बिफोर यूज होता है कि मैंने, आई हैव नेवर सीन सच अ थिंग बिफोर, मैंने अब से पहले, बिफोर का मतलब अभी जब मैं बात कर रहा हूँ या अभी मैंने ये जो चीज देखी है अभी देख रहा हूँ, उसके पहले मैंने कभी नहीं देखी। डोंट लीव आउट द वर्ड बिफोर इन मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन अ थिंग एंड ऑल अदर ऑफ द सेम काइंड। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सेम काइंड, यानी ये चीज बाकी जो चीज मैंने देखी है वैसी ही ये चीज है, तो ये चीज मैंने पहली बार देखी है, इसके पहले मैंने वो चीज ऐसी चीज कभी नहीं देखी। तो सेम काइंड के जब ऐसा कोई स्टेटमेंट हो तो हम बिफोर को रिमूव नहीं करेंगे, बिफोर का यूज करेंगे। क्लियर है? देखिए आगे, ओमिशन ऑफ एल्स आफ्टर एवरीवन, डोंट से ये ना कहें सी इज स्ट्रॉन्गर देन एवरीबॉडी, ये गलत हो जाएगा। आपका सेंटेंस सही होगा सी इज स्ट्रॉन्गर देन एवरीबॉडी एल्स, सिंगुलर हो आपका। देखिए एवरीवन का कंपैरिजन जो है किसी एक व्यक्ति के साथ किया जा रहा है, तो एवरीवन एल्स लगाएंगे। देखिए एवरीबॉडी, एवरीवन, ठीक है। देखिए सी इज स्ट्रॉन्गर देन एवरीबॉडी एल्स, एवरीवन और एवरीबॉडी एक ही बात है। अब सी सिंगुलर है और इधर भी कोई सिंगुलर, कोई भी ले लीजिए लेकिन सिंगुलर ही होगा, तो दोनों जब सिंगुलर का कंपैरिजन हो तो हम एल्स जरूर लगाएंगे इधर। तो ये ना कहें सी इज स्ट्रॉन्गर देन एवरीबॉडी, आप ये कहें सी इज स्ट्रॉन्गर देन एवरीबॉडी एल्स, सिंगुलर है आपका तो एवरीबॉडी एल्स। यहाँ पर इन्होंने नोट दिया है यूज द वर्ड एल्स इन मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन वन पर्सन और वन थिंग, कोई भी एक पर्सन के साथ कोई भी कंपैरिजन, एक चीज के साथ कोई भी कंपैरिजन किया जाए तो हम जो है एल्स का यूज जरूर करेंगे। देखिए एंड ऑल अदर ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड है, देखिए सेम काइंड, ये भी पर्सन है ये भी पर्सन है। क्लियर है? देखिए अब उसी प्रकार जैसे एवरीबॉडी है वैसे ही एवरीबॉडी हो गया, एनीबॉडी हो गया, एनीथिंग हो गया, तो एल्स का चीज का एल्स का जरूर यूज करें। एनीथिंग कोई चीज हो गई, तो अगर कंपैरिजन किसी चीज के साथ और कोई भी अदर चीज के साथ, एनीथिंग एल्स के साथ अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो उसके बाद एल्स जरूर यूज करें आप। ओमिशन ऑफ द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वन, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है आपका, तो डोंट से दिस इज द ओनली दैट आई लाइक, तो यहाँ ओनली के बाद नाउन तो जरूर आएगा, क्लोज उसके लिए लगा हुआ है, तो दिस इज द ओनली वन दैट आई लाइक, तो आपका वन जरूर आएगा। अब ये वन आता कब है? जब सब्जेक्ट आपका रिपीट हो तो जरूर आएगा आपका वन।
और ऑलरेडी मेंशन हो आपका। अब इधर देखिए इन्होंने यहाँ नोट भी दिया है, द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वन, ये प्रोनाउन है आपका जो पहले नाउन जो मेंशन हो गया उसके बाद यूज होता है। अब प्लूरल के लिए वंस यूज होगा, इन प्लेस ऑफ अ नाउन मेंशन बिफोर, दोबारा जब कोई नाउन को हमें मेंशन करना हो तो हम उस नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो ये हो गया आपका प्रोनाउन। और वन कब आता है, जब पहले वो नाउन मेंशन कर दिया जाए। ओमिशन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन बिफोर द इन्फिनेटिव। अब देखिए, डोंट से आई वांट टू टेल मी द ट्रुथ, मैं जो है अपने आप को तो बताऊंगा नहीं सत्य। देखिए आई वांट, मैं चाहता हूं कि आप बताएं मुझे सत्य, यानी वो सच्चाई। तो आई वांट यू टू टेल मी द ट्रुथ, तो आप यू को रिमूव नहीं कर सकते यहाँ पर, ये आपका रहेगा, ये करेक्ट है आपका। तो यहाँ पर आपको जो है, जब इन्होंने ये बोला है एक्सप्रेस द सब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव आफ्टर वर्ब लाइक वांट, लाइक, विश एक्सेट्रा, उन्होंने बोला है कि सब्जेक्ट को आपको जरूर एक्सप्रेस करना है, यानी यूज करना है। कब, आफ्टर वर्ब, जैसे वांट के बाद, लाइक के बाद, इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मेन वर्ब, अगर वो मेन वर्ब से डिफरेंट है, यानी इसका नाउन तो ये हो गया, इसका सब्जेक्ट ये हो गया, और इसका सब्जेक्ट फिर क्या होगा, ये नहीं हो, तो वो हमें उसका सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, ये जरूरी हो, क्योंकि ये जो वर्ब है वो आई से रेफर नहीं हो रही है। जैसे आई वॉन्ट टू टेल, मैं ही कहना चाहता हूँ, और अपने आप से सत्य नहीं होगा, यानी मैं चाहता हूँ, तो ये इससे रेफर हो रही है। अब कहना कौन चाहता है, यानी आप, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो सत्य बताएं, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होना जरूरी है इस वर्ब के लिए। इस वर्ब का तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो इस वर्ब के लिए फिर सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ सब्जेक्ट आपका, तो ये दोनों वर्ब इसी सेंटेंस से जो है रेफर होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहूँ आई वॉन्ट टू गो, तो वॉन्ट के बाद जो टू गो लगा हुआ है वो भी सेम सब्जेक्ट को, जो वॉन्ट रेफर कर रही है वो भी उसी सब्जेक्ट को कर रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कहने के लिए आपसे बोला गया है। तो क्लियर है, आपका सेकंड जो वर्ब का सब्जेक्ट मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका ओमिशन ऑफ इट एज अ सब्जेक्ट ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। इम्पर्सनल वर्ब, पर्सनल का मतलब होता है कि जो है जिसका सब्जेक्ट हो। अब इसका सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं है, बताइए सब्जेक्ट कहाँ है। वेरी हॉट, ये तो एडजेक्टिव हो गया। इन द सूडान, तो देखिए यहाँ पर शब्द इम्पर्सनल है, तो जब इम्पर्सनल आपका वर्ब यूज करना हो तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट इट से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए से, तो इट से सेंटेंस स्टार्ट होगा, इट इज वेरी हॉट इन द सूडान। क्लियर है। यूज द प्रोनाउन इट एज द सब्जेक्ट ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। इम्पर्सनल, पर्सनल का पर्सनल होती है तो देखिए ही पर्सनल प्रोनाउन है, या कोई सब्जेक्ट हो जाता उसके बाद इज लग जाती, ठीक है, इस इज का ये ही सब्जेक्ट हो जाता, लेकिन इसका कहाँ है। इज वेरी हॉट इन सूडान, है बहुत गर्मी सूडान, नहीं, इट इज वेरी हॉट इन सूडान, सूडान में बहुत गर्मी होती है। नेक्स्ट देखिए, ओमिशन ऑफ द प्रोनाउन सब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल क्लॉज। अब डॉट से ये न गए, व्हेन ही सॉ द टीचर, जब उसने टीचर को देखा, स्टूड अप, खड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ पर मेन सेंटेंस आपका ये है, ये तो एडवर्बियल है, यानी आपका टाइम को बता रहा है। वह खड़ा हो गया जब उसने टीचर को देखा, भाई कब खड़ा हो गया, जब उसने टीचर को देखा, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्बियल क्लॉज है आपका। तो मेन सेंटेंस आपका ये है, और जब मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट मेंशन करना पड़ेगा जब आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज से स्टार्ट हो रहा हो आपका। When he saw the teacher, he stood up, ये सही है। When he saw the teacher stood up, ये गलत हो जाएगा आपका, और ये आपका सही है। तो सब्जेक्ट कंपलसरी है मेंशन करना, लेकिन हाँ अगर ये सेंटेंस इन्होंने ये बोला है कि इन अ सेंटेंस बिगनिंग विद एन एडवर्बियल क्लॉज,
अगर किसी सेंटेंस में कोई सेंटेंस आपका एडवर्बियल क्लॉज से स्टार्ट हो, जैसे यहाँ से व्हेन से स्टार्ट हो गया, ये एडवर्बियल क्लॉज है आपका, तो एक्सप्रेस द पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज में आपको जो है सब्जेक्ट आपको मेंशन करना होगा। लेकिन अगर ये मेन क्लॉज से स्टार्ट होता आपका, मैं ये कहूँ आपसे कि स्टैंड अप व्हेन यू सी योर टीचर, तो यहाँ पर स्टैंड अप एक आपका कमांड सेंटेंस है जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ यू हिडन है आपका। तो उस सिचुएशन में आप यूज अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने ये बोला है स्टैंड अप व्हेन यू सी योर टीचर, जब आप अपने टीचर को देखें तो खड़े हो जाएं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जरूरी नहीं, क्योंकि वो सामने वाले से हम बात कर रहे हैं, तो यू ऑलरेडी मेंशन है वहाँ पर। चलिए मेंशन ओमिशन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन आफ्टर अ कोटेशन। अब किसी का कोई स्टेटमेंट वैसा का वैसा लिया गया है तो आपको प्रोनाउन जरूर मेंशन करना है। देखिए आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये किसी ने बोला होगा, सैड कहा, यानी कहा किसने कहा, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो किसने कहा, कोई मेंशन नहीं है, प्रोनाउन है ही नहीं है, तो सेंटेंस ही गलत है आपका। आप यूज करें, यानी ये कहें आई एम लर्निंग इंग्लिश ही सैड, यानी उसने कहा कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। चलिए आफ्टर अ कोटेशन एक्सप्रेशन एक्सप्रेस द पर्सनल प्रोनाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको जो है, हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ आपको प्रोनाउन यानी वो सब्जेक्ट मेंशन करना होगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंट्रांजिटिव वर्ब ओमिटेड। अब कुछ ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिमूव नहीं होगा। देखिए डोंट से ये मत कहना आई आस्क्ड हर, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फॉर सम पेपर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बट सी हैड नॉट, अब हैड नॉट लेकिन उसके पास नहीं थे, तो मैंने उससे कुछ पेपर के लिए पूछा कि भाई आप कुछ पेपर है आपके पास। बट सी हैड नॉट, लेकिन उसके पास नहीं थे। क्या नहीं थे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप ये रिमूव नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिमूव नहीं होगा। देखिए आपको ये कहना है आई आस्क्ड हर फॉर सम पेपर, मैंने उससे कुछ पेपर के लिए पूछा। बट सी हैड नन, लेकिन उसके पास नहीं थे। नन का मतलब नॉट एनी, या ये कह लीजिए सी डिड नॉट हैव एनी, उसके पास नहीं थे। ये आपको जरूर रखना है एनी, और यहाँ नन जरूर रखना है। अगर वर्ब को नेगेटिव बना रहे हो तो डिड नॉट हैव एनी वर्ब के साथ आपको ये जरूर रखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए एज अ रूल एवरी ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट हैव एन एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा जो भी उसको एक्सप्रेस करे। हियर वन इक्विवेलेंट नॉट एनी, यानी ये किसके बराबर, नॉट एनी के। तो इज द ऑब्जेक्ट ऑफ हैड, यानी जो हैड है आपका उसके पास नहीं थे। क्या नहीं थे, मैंने उसको पेपर के लिए पूछा, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वही नहीं थे, तो उस हैड का आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या, पेपर, जो नहीं थे, एक भी नहीं थे, तो आपको वो रखना जरूरी होगा, रखना पड़ेगा आपको, तभी वो करेक्ट होगा सेंटेंस। क्लियर हो गया। तो एन कंपलसरी है, यहाँ नन रख दीजिए, एक ही बात है, लेकिन ये नेगेटिव के साथ यूज करोगे या नहीं, और पॉजिटिव सेंटेंस में नन यूज करोगे, लेकिन मीन एक ही है दोनों का। ओमिशन ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम नहीं हटाएंगे जब दो ऑब्जेक्ट हो। देखो डोंट से ये मत कहना ही आई आस्क्ड हिम फॉर सम इंक, मैंने उससे कुछ इंक के लिए पूछा कि भाई इंक मिल जाएगी। ही गेव मी सम, ही गेव मी, उसने मुझे दे दी। अब क्या दे दी, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो जरूर आएगा। देखिए आई आस्क्ड हिम फॉर सम इंक, मैंने कुछ इंक के लिए पूछा, एंड ही गेव मी सम, और उसने मुझे कुछ इंक दे दी। तो सम मतलब यहाँ पर प्रोनाउन है आपका, तो सम उसने मुझे कुछ
इंक दे दी, यहाँ सम मतलब वही इंक, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका सम इंक। तो ये सम इंक का मतलब है, यहाँ सम का मतलब है सम इंक। क्लियर है। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स लाइक गिव, इन्होंने यहाँ देखिए नोट दिया है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट कंपलसरी आना, जैसे गिव है, ब्रिंग है, सेंड है, टेल, बाय, सो, मस्ट हैव टू एक्सप्रेस्ड ऑब्जेक्ट। इसके मोस्टली आपके दो ऑब्जेक्ट आते हैं इसके बाद, और जिनको वो एक्सप्रेस करती है। अब देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आती है। हियर सम इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ गिव, तो गिव का ये जो है सम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो रिमूव नहीं होगा आपका। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंजॉय, अब देखिए एंजॉय ओमिटेड नहीं होगा, एंजॉय आपका ट्रांजिटिव है तो वो नहीं होगा। देखिए आई एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान मैंने एंजॉय किया, गलत हो जाएगा। आई एंजॉयड माई सेल्फ, मैंने खूब मस्ती की ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ये सही है आपका। ये जरूरी कंपलसरी एंजॉय के बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना। तो आई एंजॉयड माई हॉलीडेज ये भी सही है, या ये कह लीजिए आई एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज, दोनों सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आई एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, एंजॉय के बाद जो है, एंजॉयड के बाद ऑब्जेक्ट रखना कंपलसरी है, चाहे तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रख दीजिए आप, और या ये माई हॉलीडेज ऑब्जेक्ट के रूप में। देखिए यहाँ नोट दिया है, डोंट फॉलो द वर्ब एंजॉय बाय एन प्रपोजिशन, एंजॉय के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। इट मस्ट ऑलवेज हैव एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, विच में आइदर बी अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है या कोई नाउन हो सकता है। तो ठीक है, या नाउन हो गया आपका या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन ये गलत है, यहाँ कुछ नहीं है। अब आगे देखिए यहाँ लिखा है नोट वी से आई हैड अ गुड टाइम, बात एक ही है, ये इडियोमेटिक फ्रेज है, इन्होंने यहाँ बोला था। बट वी कांट से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते आई एंजॉयड माई टाइम, ये गलत हो जाएगा। आई एंजॉयड माई टाइम, इसमें आपको यूज करना है वी मस्ट स्पेसिफाई, हमें जो है ये भी मेंशन करना पड़ेगा। देखिए पूरा फुल ये मेंशन करना, आई एंजॉयड माई टाइम इन ग्रीस, तो ग्रीस भी आपको जो है मेंशन करना होगा। ये केवल नहीं बोल सकते आई एंजॉयड माई टाइम, ये गलत हो जाएगा, लेकिन ग्रीस भी आपको यूज करना है वहां पर, तभी ये सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट है आपका ओमिशन ऑफ द नाउन आफ्टर एन एडजेक्टिव, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात चल रही हो, वो एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आए और वो एडजेक्टिव उसी नाउन के लिए आ रही हो, कॉमन नहीं, वो सभी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हो, तो हम वो नाउन नहीं हटा सकते। जैसे द पुअर, तो द पुअर का मतलब है जितने भी गरीब हैं इस संसार में, तो वो सभी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ठीक है, वहाँ तो आप नाउन आना ही नहीं है, क्योंकि वो सभी को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर कोई पर्टिकुलर एक एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव आपका किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति या एक चीज़ को इंडिकेट करे, तो हमें वो नाउन रखना चाहिए, रखना ही जरूर पड़ेगा। देखिए डोंट से ये ना कहें द अनफॉर्चुनेट वॉज सो डेड, एक दुर्भाग्य पूर्ण आदमी मारा गया, नहीं। अब कौन अनफॉर्चुनेट, किसी, अब जो सभी तो अनफॉर्चुनेट, सभी तो मर नहीं गए जितने भी अनफॉर्चुनेट हैं, तो घटना एक के लिए मेंशन की गई है। तो देखिए द अनफॉर्चुनेट मैन, मैन कंपलसरी रखना, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट किसी एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। वॉज सो डेड, मार दिया गया भाई गोली से। द नाउन दैट कम्स आफ्टर एन एडजेक्टिव कांट बी अंडरस्टूड, अब कोई नाउन जो है एडजेक्टिव के बाद आए, जब तक नहीं समझा, इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, जब तक उसको रखा ना जाए तब तक वो समझा ही नहीं जा सकता। नोट ओमिट द नाउन आफ्टर एन एडजेक्टिव ओनली, केवल इस कंडीशन में हम नाउन को हटा सकते हैं जब वो एडजेक्टिव यूज्ड एज अ, प्रयोग की जा रही हो एज अ नाउन, एक नाउन के रूप में इन द प्लूरल, जैसे द पुअर एंड विद द रिच, हर गरीब जो है उसकी इच्छा होती है कि अमीर बनने की, कि भाई जैसे वो लोग हैं वैसे हम हो जाएं, ठीक है ना। तो यहाँ द पुअर का मतलब है सभी गरीब की इच्छाएं यही होती हैं,
कोई भी नहीं रहना चाहता गरीब, सब अपनी ज़िंदगी अच्छी जीना चाहते हैं। आगे देखिए, ओमिशन ऑफ द वर्ड एंड बिटवीन नंबर्स, एंड को नहीं हटाएंगे नंबरों के बीच में। देखिए डोंट से ये नहीं कह सकते आप 8037, 8037, हमें क्या कहना है 8037, ये आपका सही है, ये गलत है आपका। तो देखिए इन्होंने यहाँ नोट दिया है, यूज द कंजक्शन एंड टू कनेक्ट 1000, 100, 1000 मिलियन। अगर कोई नंबर हो आपका 1000 में या 100 में या 1000 में या मिलियन में, उसके बाद कोई नंबर आ रहा हो, जैसे 10 है, 11 है, 30 है, तो आपको उसके बीच में एंड लगाना है। ठीक है, जैसे टेंस यानी दो संख्या हो, जैसे 37, या कोई यूनिट हो आपका, तो हमें एंड जरूर कंपलसरी है। अब देखिए ये 37 टेंस में और ये आपका 1000 में, तो एंड जरूरी है। क्लियर हो गया। आगे देखिए, दो की बात चल रही हो, दो, एंड तभी लगता है जब दो की बात चल रही हो। आगे देखिए, ओमिशन ऑफ द वर्ड और बिटवीन नंबर्स, जब कोई चॉइस हो तो हम और लगाएंगे। देखिए डोंट से ये नहीं कहें आप आई हैव ओनली 2, 3 फ्रेंड्स, मेरे केवल 2-3 मित्र हैं, नहीं 2 या 3, या तो 2 या 3 है। देखिए आई हैव ओनली 2 और 3 फ्रेंड्स, मेरे 2-3 ही मित्र हैं। तो और ये दोनों नंबरों के बीच में आप और जरूर लगाएं, जब चॉइस हो, या तो 2 या 3 है तो और का यूज जरूर करें। वी मस्ट ऑलवेज इंसर्ट द कंजक्शन और बिटवीन नंबर्स लाइक दिस, इन्होंने ये बोला है कि हमें हमेशा जो है और जो कंजक्शन है उसको इंसर्ट करना होगा, यानी लगाना होगा या रखना होगा बिटवीन नंबर्स, नंबरों के बीच में। इस प्रकार के जब नंबर आए, 2 या 3 हो, 2 या 3, 5 और 6, अगर ये दोनों की बात कर रहे हैं, 5 या 6, 8 और 10 डेज, ये दोनों नंबर तो हमें और जरूर लगाना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ द वर्ड ओल्ड फ्रॉम एज, डोंट से ये न कहीं आप, ये गलत हो जाएगा। माई सिस्टर इज 15 ईयर्स, मेरी जो बहन जो है 15 साल की है, नहीं ओल्ड जरूर लगेगा आपका। माई सिस्टर इज 15 ईयर्स ओल्ड, ओल्ड जरूर आएगा। अब देखिए इन्होंने यह नीचे क्या नोट दिया है, वी कैन ऑल्सो से, हम ये भी कह सकते हैं माई सिस्टर इज 15 ईयर्स ऑफ एज, ये भी सही है आपका। माई सिस्टर इज 15 ईयर्स ऑफ एज, क्लियर करेक्ट है। और सिंपली आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि माई सिस्टर इज 15, मेरी बहन जो 15 है यानी 15 साल की है, कोई हाइट वगैरह की बात नहीं हो रही है। जैसे आई एम 20, मैं 20 का हूँ यानी 20 साल का हूँ, ये भी सही है आपका। लेकिन ओल्ड को नहीं हटा सकते अगर 15 ईयर्स आप यूज़ कर रहे हैं तो। नेक्स्ट देखिए, फॉर दिस यूज इंस्टेड ऑफ फॉर दिस रीज़न। अब देखिए फॉर दिस रीज़न आपको ही लगाना। देखिए डोंट से ये मत कहें फॉर दिस, इसलिए ही वॉन्ट्स टू लिव, इसलिए वह जाना चाहता है, नहीं इस कारण वह जाना चाहता है। तो फॉर दिस रीज़न ही वॉन्ट्स टू लिव, इस वजह से वो जाना चाहता है। तो फॉर दिस न लगाते हुए रीज़न भी जरूर लगाया। फॉर दिस रीज़न का यूज़ करें, फॉर दिस का नहीं करेंगे आप। द फ्रेज फॉर दिस इज इनकरेक्ट, इन्होंने बोला ये जो फ्रेज है आपका फॉर दिस ये इनकरेक्ट है। से यानी आप ये कहिए फॉर दिस रीज़न या फॉर दैट रीज़न, ऑल्सो ओइंग टू दैट ये भी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट ये भी हो जाएगा। तो यानी ये फ्रेज का यूज़ करें और ये गलत हो जाएगा आपका। क्लियर है। आगे देखिए, बेटर यूज इंस्टेड ऑफ हैड बेटर, बेटर की जगह आपको हैड बेटर यूज करना है। बेटर गो होम एट वंस, बेहतर है तुरंत चले जाइए, ये नहीं होगा आपका सेंटेंस पूरा बनेगा। देखिए यू हैड बेटर गो होम एट वंस, बेहतर होगा तुरंत घर चले जाओ, तो यू हैड बेटर लगेगा, बेटर नहीं लगेगा। डायरेक्ट बेटर से स्टार्ट नहीं होगा तो बेटर गो होम एट वंस, नहीं यू हैड बेटर
गो होम एट वंस, क्योंकि बेटर आपका कोई वर्ब नहीं है। द करेक्ट फ्रेज इज हैड बेटर, हैड बेटर आपका करेक्ट फ्रेज है। यू हैड बेटर गो मीन्स इट वुड बी अ गुड थिंग, ये सही काम या सही चीज है कि आपके लिए कि आप चले जाएं, नहीं बात बिगड़ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है आपका अप एंड डाउन, यूज इंस्टेड ऑफ अप स्टेयर्स एंड डाउन स्टेयर्स। ठीक है, तो अप स्टेयर्स और डाउन स्टेयर्स का यूज करें। देखिए ये नहीं कहें ही इज अप यानी वह ऊपर है, तो अप का मतलब है वह खड़ा हो गया है, सोकर उठ गया है, ऊपर नहीं है। अप स्टेयर्स आप यूज करें, अप स्टेयर का मतलब जहां आप रह रहे हैं उसके ऊपर वाले मंजिल पे रहता है वो। ही इज डाउन और वह नीचे, गलत हो जाएगा। तो आप क्या यूज करें, ही इज अप स्टेयर्स, ही इज अप स्टेयर्स वह ऊपर रहता है या ऊपर है, और ही इज डाउन स्टेयर्स वह नीचे है। क्लियर है। देखिए इन्होंने यहाँ दिया है ही इज अप मीन्स ही इज आउट ऑफ बेड, वह खड़ा हो गया। ही इज अप जैसे आई एम अप मतलब मैं खड़ा हो गया बेड से। ही इज अप स्टेयर्स, ही इज अप स्टेयर्स या डाउन स्टेयर्स कह लीजिए, इसका मतलब यह है ही इज ऑन द अपर या लोअर फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, या तो वो ऊपर की मंजिल पर या नीचे की मंजिल पर। तो हम अप स्टेयर्स और डाउन स्टेयर्स का यूज करेंगे, अप और डाउन का यूज नहीं करेंगे। देखिए अब थ्रो इट यूज इंस्टेड ऑफ थ्रो इट अवे, जैसे कोई चीज से छुटकारा पाना है, भाई इसके हटा दो, यहाँ से फेंक दो। ठीक है, अब किसी की तरफ फेंक दो और यहाँ से हटा दो, हमें इससे छुटकारा पाना है, तो इसमें अंतर है। देखिए जब छुटकारा पाना हो कि भाई इसे हटाओ यहाँ से, थ्रो इट अवे, तो थ्रो इट नहीं होगा, थ्रो इट अवे करना, मतलब यहाँ से हटा दो, कहीं कहीं रख दो फेंक दो, लेकिन यहाँ नहीं होना चाहिए। तो हम थ्रो इट अवे लगाएंगे, थ्रो इट अवे। देखिए डोंट से इट इज डर्टी, अरे ये तो गंदा है, थ्रो इट फेंक दो इसे, ये गलत हो जाएगा, अवे जरूर लगेगा, क्योंकि हमें उससे छुटकारा पाना, गंदा हो गया, हटाओ यहाँ से इसको। इट इज डर्टी थ्रो इट अवे, ये गंदा हो गया भाई, गंदा है ये, हटाओ इसको यहाँ से। अब नीचे इन्होंने नोट दिया है, देखिए थ्रो इट का मतलब ये होता है कि एक किसी भी चीज को, यानी उस चीज को, जैसे यहाँ पर इट का मतलब कोई चीज होगी, तो उस चीज को किसी व्यक्ति पे फेंकना या कहीं समवेयर किसी जगह पर फेंकना, ये होगा उसका मतलब। लेकिन हमें यहाँ से उससे छुटकारा पाना है। जैसे कोई बॉल है, ठीक है, तो किसी व्यक्ति की तरफ फेंको कैच लेने के लिए या हिट करने के लिए, या कहीं समवेयर, तो वो जगह जरूर आएगी जहाँ आपको देना है, पास करना है। लेकिन थ्रो इट अवे का मीन है टू गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब हमें ये चीज से छुटकारा, यानी यहाँ से हटा दीजिए आप, ठीक है, हमें यहाँ नहीं चाहिए ये। तो जब ऐसा सेंस निकालना तो थ्रो इट अवे यूज होगा। ठीक है, तो ये होगा मीन्स टू गेट रिड ऑफ बाय थ्रोइंग इट असाइड। असाइड मतलब इधर उधर रख दीजिए भाई, इधर उधर, लेकिन यहाँ नहीं हो। नेक्स्ट है आपका आई डोंट थिंक यूज इंस्टेड ऑफ आई डोंट थिंक सो। अगर आपने ये कह दिया आई डोंट थिंक, तो इसका मतलब मैं सोच ही नहीं पाता, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, इसका ये मतलब होगा। और आई डोंट थिंक सो का मतलब होगा मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा ऐसा विचार नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचता। देखिए डोंट से ये मत कहना आई डोंट थिंक, ये गलत हो जाएगा। तो आपको बोलना क्या है, आई डोंट थिंक सो। आपको बोलना है कि मेरा ऐसा सोचना नहीं, मेरा ऐसा विचार नहीं है, मैं इस प्रकार का सोचने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आई डोंट थिंक मीन्स आई डोंट यूज माई ब्रेन, मैं अपने दिमाग का यूज नहीं करता। ठीक है, यानी मैं अपने दिमाग का बिल्कुल यूज नहीं करता। तो यहाँ ये तो सेंस है नहीं है आपका। वाइल आई डोंट थिंक सो मीन्स, जबकि आई डोंट थिंक सो का मतलब है आई एम नॉट ऑफ दैट ओपिनियन, मैं उस प्रकार की सोच वाला व्यक्ति नहीं हूँ। क्लियर हो गया। आगे देखिए बिफोर यस्टरडे यानी परसों, यस्टरडे मतलब जो निकल गया कल, उसके पहले यूज नहीं करोगे आप, इसके लिए इसके जगह पर आप क्या यूज करोगे, द डे बिफोर यस्टरडे, यानी परसों जो कल का दिन था उसके पहले वाला दिन। तो डोंट से ये ना कहना
लाइन अराइव्ड बिफोर यस्टरडे, परसों वो आ गई थी, पहुंच गई थी, ये कहना आपको, ये गलत हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, लाइन अराइव्ड द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, लाइन जो है परसों आ गई थी या पहुंच गई थी। नीचे इन्होंने देखिए नोट दिया है, द फ्रेजेज, जैसे ये फ्रेजेज हैं, बिफोर यस्टरडे हुआ, आफ्टर टुमारो हुआ, यानी कल के बाद का जो दिन है, परसों, वो भी होगा आने वाला। आफ्टर नेक्स्ट वीक होगा, यानी नेक्स्ट वीक का मतलब है कि जो अगला जो हफ्ता है उसके बाद का जो हफ्ता। ठीक है, ये आपके इनकरेक्ट हैं। करेक्ट क्या है आपके, ये कहिए, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे आफ्टर टुमारो और द वीक आफ्टर नेक्स्ट, ये आपके करेक्ट होंगे। ये गलत होंगे आपके, ये जो दिख रहे हैं आपके, ये गलत हो जाएंगे, ये यूज नहीं करें आप। नेक्स्ट, थैंक यू यूज्ड इंस्टेड ऑफ नो थैंक यू, नो थैंक यू। अब ये कहाँ यूज करना, देखिए, डोंट से थैंक यू इफ यू वांट टू रिफ्यूज एन ऑफर। अगर किसी ऑफर को आप रिफ्यूज करना चाहते हो तो आप थैंक यू ना बोलें, आप ये बोलें नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। यानी आप रिफ्यूज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो किसी ने ऑफर किया तो उसका पहले रिप्लाई दोगे यस नो में, नो थैंक यू, यानी जो आप ऑफर कर रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए, धन्यवाद आपका पूछने के लिए। यूज थैंक यू टू एक्सेप्ट एन ऑफर, अगर आपको जो है कोई ऑफर स्वीकार करना है तो थैंक यू बोल दो भाई, थैंक यू, यानी आपने वो स्वीकार कर लिया। इट इज जनरली मीन्स यस प्लीज, इसका मतलब ये है कि आपने वो ऑफर स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये आपका ये वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट 3 है। अननेसेसरी कुछ वर्ड्स हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में होगा आपका, कि रिप्लाई जो आंसर है आपको, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिन पर अननेसेसरी प्रपोजिशन यूज नहीं करते, वो उसमें ही सेंस में ही आपका इंक्लूड रहता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में क्लास होगी आपकी। ये यहाँ तक फिनिश हो गया आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपका, ये सेकंड पार्ट इस वीडियो में। इसके पहले जो पार्ट है उसमें क्या है, उसमें आपके कुछ प्रपोजिशंस हैं जो रॉन्ग प्रपोजिशंस होते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, पार्ट 1 निकालते हैं। मिसयूज्ड फॉर्म्स देखिए, जैसे absurd, absurd, तो इन आपका यूज होगा। ठीक है, अक्यूज ऑफ यूज होगा, फॉर यूज नहीं होगा। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो में, आपका इस वीडियो में नहीं है, उसका सेपरेट वीडियो आपका। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये बुक आपकी पियर्सन पब्लिकेशन की है और इसका नेम है कॉमन मिस्टेक इन इंग्लिश। देख लीजिए, ये राइटर है और ये पियर्सन लॉन्गमैन, ब्रिटिश। इसके ये एड्रेस है आपका। ये इंग्लैंड, ईडनबर्ग गेट, हालो, और ये एड्रेस है इसका। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आपको वीडियो की। अगर ये वीडियो एनी हाउ आपके लिए हेल्पफुल है, आपकी नॉलेज के लिए कुछ आपको मिला थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।